वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। यानी कि एक ऐसा भी लिविंग वर्ल्ड है, एक ऐसा भी लिविंग थिंग्स की दुनिया है जो हमारे आंखों से इनविजिबल है, हमारे नेकेड आई के थ्रू नहीं देखा जा सकता। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ये एनसीईआरटी नेविगेटर बैच के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी नेविगेटर बैच बेसिकली है क्या? तो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक को स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज, इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या क्या चीज होता है, सबके बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो अगर आप देखें तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे लिविंग थिंग को कहते हैं जो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बात यह है कितना छोटा हो सकता है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग इस अर्थ पे पाए जाते हैं जो सिर्फ वन या फिर बहुत ही कम, मतलब 2 3 4 सेल से भी बने होते हैं। अच्छा, आपको बताना है कि जस्ट वन सेल से जो बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ठीक है। दे आर सो स्मॉल, और क्योंकि वो एक या फिर 2 4 सेल से ही बने होते हैं, तो वे लोग इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि उन्हें हम नेकेड आई के थ्रू, मतलब नॉर्मली खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। और जो एक सेल से बने होते हैं, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो जो वन सेल से बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी हैव मेनी सेल्स, और जिसमें बहुत सारा सेल होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यानी कि जो फंगी हो गए या फिर एल्गी हो गए, ये सब मल्टी सेलर के कैटेगरी में आते हैं। वहाँ की बैक्टीरिया और अमीबा आपका यूनिसेलर में आता है। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इन वाटर, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। अरे सर, बॉडी के अंदर भी पाया जाता है क्या? हाँ, पाया तो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। बट व्हाट डू दियर सेल लुक लाइक? लेकिन आखिर उनका सेल कैसा दिखता है? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल? मतलब क्या वो प्लांट सेल के जैसा होता है, एनिमल सेल के जैसा होता है, कैसे होता है? वी जस्ट लर्न अबाउट, और आर दे डिफरेंट, जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं, क्या उसके जैसा होता है या फिर वे लोग दूसरे होते हैं? क्या उनका स्ट्रक्चर दूसरा होता है क्या? टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप। सिंपल सा बात है, अगर हमें देखना है, जानना है, तो सिंपल सा, हम बुक पढ़ के तो मानने वाले नहीं है। हमें क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप लेना होगा और वहां से हमें देखना होगा कि आखिर उनका स्ट्रक्चर होता कैसा है। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? तो वो हमें हेल्प करेगा, मैग्नीफाई करेगा। मैग्नीफाई का मतलब जूम करके दिखाएगा उसके साइज को, एंड मेक देम विजिबल टू अस, और हमें विजिबल बना देगा, हमारे आंखों को देखने के लायक बना देगा कि वो, हम उस चीज को देख सकते हैं। साइंटिस्ट्स ऑल्सो हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट लोगों ने एक लो कॉस्ट और फोल्डेबल माइक्रोस्कोप भी बनाया है जिसका नाम है फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। और इसी को हम नाम एक और दे देते हैं, फोल्ड स्कोप। ध्यान रखिएगा, फोल्ड स्कोप क्या होता है? तो फोल्ड स्कोप एक तरह का फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है जो बहुत ही लो कॉस्ट में आता है, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह भी उसको कहीं ना कहीं यूज करके अपना देख सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर दिखता कैसा है। फोल्ड स्कोप में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स, और क्योंकि उतना कम पैसा में आता है तो शायद उतना लेवल का डिटेलिंग आपको प्रोवाइड तो नहीं कर पाएगा जैसे कि हाई पावर्ड लेबोरेटरी में जो रखा हुआ माइक्रोस्कोप प्रोवाइड कर पाता है। हाउएवर, लेकिन दिज मेक द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मेनी पीपल। लेकिन हाँ, इतना तो है कि आपको जूम करके कुछ हद तक दिखा देगा। हाँ, उतना अच्छा नहीं दिखा पाएगा जितना जो माइक्रोस्कोप लैब वाला दिखा देगा, लेकिन कुछ हद तक आपको एक आइडिया दे देगा। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक
एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। चलिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा और पास जाके देखते हैं कि आखिर माइक्रोब्स का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है वो कैसा दिखता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर स्टैग्नेंट वाटर। यानी कि चलिए अभी ऑब्जर्वेशन करेंगे किस चीज का, पॉन्ड वाटर का, पॉन्ड से वाटर लेके आएंगे, या फिर आप कहिए स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर कहने का मतलब जो पानी बहुत दिनों से रुका हुआ है, रिवर में जो फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब जो पानी फ्लो नहीं कर रहा है उसको स्टैग्नेंट वाटर बोला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ कंटेनर, एक बर्तन लेना है, एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर। और या तो पॉन्ड से लेके आइए पानी, या फिर स्टैग्नेंट वाटर कहीं से रुका हुआ जमा हुआ पानी लेके आइए, इन इट, कहा किस चीज में, बर्तन में, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। हाँ टीचर को मत बोलिएगा भर के लाने के लिए, बस टीचर का हेल्प ले लेना है, उनको बोल के और उनको साथ लेके जाना है बस। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर का हेल्प से जो वहां से आप पानी लेके आए, वाटर लेके आए, उसका एक ड्रॉप आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रख देना है, और फोल्ड स्कोप स्लाइड या फिर माइक्रोस्कोप या फोल्ड स्कोप के स्लाइड पे रख देना है, ऐसा नहीं कि लेंस पे जाके रख दीजिएगा। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। आपको क्या करना है, कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप या जो फोल्ड स्कोप होगा उसमें आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिज्म, आपको क्या दिखेगा, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म दिखेगा जो पॉन्ड या स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। एक और एक्टिविटी है 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। चलिए सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ बीकर, सबसे पहले एक बीकर ले लेना है, मतलब बर्तन ले लेना है, एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, और थोड़ा सा नमी वाला मिट्टी ले लेना है। मॉइस्ट सॉइल का मतलब वैसा मिट्टी जिसमें थोड़ा सा वाटर का क्वांटिटी आपको लग सकता है, थोड़ा वाटर है। फ्रॉम द नियर बाई फील्ड और गार्डन, कहाँ से, बगल में अगर कोई खेत वगैरह होगा या फिर गार्डन होगा वहां से ले लेना है। डू नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड्स, कभी भी उसको नंगे हाथों नहीं छूना है। यानी कि उसको हम लोग कैसे उठाएंगे, या तो स्पून की मदद से या फिर ग्लव्स पहन के। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे वैसे ही लिया गया है ना, pour some water into द बीकर। एक बीकर लेके, एक बर्तन लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें वाटर रख देना है, एंड स्टीर इट विथ अ ग्लास रड, और एक ग्लास रड लेके यहाँ पे उसको चला देना, मिला देना है। बेसिकली एक जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना, वैसे मिला देना है। द लिक्विड विच में लुक डर्टी, जो आपको लिक्विड मिलेगा आपको एकदम से डर्टी दिख सकता है, हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जिसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स सॉइल के होंगे क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया होगा, एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, और इसी को तो सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। मतलब वाटर में हम मिक्स कर देते हैं सॉइल को, तो उसी को तो सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, चलिए उसको थोड़ा सा बगल में रख देते हैं कुछ देर के लिए, 10-20 मिनट के लिए, एंड लेट द मिक्सचर सेटल, और थोड़ा देर तक उस सॉइल को बैठने देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये सॉइल नीचे यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। आपको क्या करना है, फिर से एक ड्रॉपर लेना है, और एक ड्रॉप वाटर लेके माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे आपको रख देना है। कवर इट जेंटली विथ अ कवर स्लिप, कवर कर देना है कवर स्लिप से, और ऑब्जर्व करना है उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर झांक के देखना है आखिर आपको क्या दिख रहा है। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सो इन एक्टिविटी 2.4। जैसे आप पिछले वाले एक्टिविटी में देखे हैं, वैसे इस एक्टिविटी में भी आपको सेम वही चीज दिखेगा, वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इधर उधर घूमता मिलेगा। दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन contains a variety of teeny creatures that cannot be seen with the unaided eye। ये आपको क्या इंडिकेशन देता है कि इवन सॉइल सस्पेंशन भी क्या होता है, वो टीनी लिविंग क्रिएचर, छोटा छोटा क्रिएचर को रखता है जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। द टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वही टीनी क्रिएचर जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे अनएडेड आई का मतलब होता है कि चश्मा नहीं लगा हुआ या फिर कोई भी आप लेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल होता है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, या फिर हम इस टोटल को मिला के माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। यही चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, और बहुत ज्यादा स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या समझाया गया है, तो लेट अस स्टडी। इस एक्टिविटी में हमें कुछ एक्टिविटी करना है और सीखना भी है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5।
क्या किया था, तो एक ग्रुप स्टूडेंट्स का 2 ग्रुप बना था, जिन्होंने एक्टिविटी 2.4 और 2.5 को स्टडी किया था। दे आल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट, और उन्होंने यहाँ स्टडी तो किया था और बाकी लाइब्रेरी और इंटरनेट से भी बहुत सारा डाटा निकाल के वहां से कुछ अपना जो भी है कुछ हद तक सीखने का ट्राई किया था। दे रिकॉर्डेड द डाटा, उन्होंने डाटा को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने का मतलब मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं होता है। उन्होंने डाटा को लिखा, उसका रिकॉर्ड रखा एंड ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन द टेबल 2.1 एंड द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम आफ्टर ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2। उन्होंने जो देखा उसको सबसे पहले उन्होंने जब यहाँ पे देखा था पॉन्ड वाटर को, तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने टेबल 2.1 में लिखा, और जो सॉइल सस्पेंशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन टेबल 2.2 में उन दोनों ने लिखा। उन लोगों ने दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। उन्होंने जो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था माइक्रोस्कोप में, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। मतलब उन्हें बेसिकली 4 तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा था। या तो उनको दिखा था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ दिखा था, या फिर क्या दिखा था, एल्गी दिखा था, या फिर फंगाई दिखा था, या फिर बैक्टीरिया दिखा था। यानी बेसिकली आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली मेनली 4 टाइप का होता है। पहला होता है प्रोटोजोआ, दूसरा होता है एल्गी, तीसरा होता है फंगी और चौथा बैक्टीरिया। यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको भी लगता है, अगर आप भी कहीं फाइंड करते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल 2.1 में, टेबल 2.1 में क्या है, तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, तो यहाँ से सबसे पहला प्रोटोजोआ प्रेजेंट था। प्रोटोजोआ जो प्रेजेंट था वो देखिए कुछ हद तक ऐसा दिख रहा था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। वो जो डाटा कलेक्ट किया गया उसमें क्या था, सबसे पहले प्रोटोजोआ एक सेल से ही बना हुआ था, मूव कर रहा था, इरेगुलर शेप, मतलब इसका शेप फिक्स नहीं था, ऐसे कुछ भी इसका स्ट्रक्चर है बॉडी का। तो प्रोटोजोआ में 3 चीज था, सिंगल सेलर होता है, एक सेल से बना होता है मतलब यूनिसेलर होता है, मूव कर रहा होता है, और शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट्स ने डाटा कलेक्ट किया था। दूसरा, उन्होंने पारामेसियम को देखा या फिर प्रोटोजोआ को देखा। ये चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला भी जाता है स्लीपर शेप। स्लीपर शेप का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है मतलब यूनिसेलर। ये भी मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बॉडी पे ऐसा एक ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। पता है इसको सीलिया बुलाया जाता है, सीलिया। ये जो पतला पतला सा हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, यही इसका हाथ पैर जो भी कहिए, यही इसको मूव करने में हेल्प करता है। तो ये स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्वेशन किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्वेशन किया। तीसरा इन्होंने देखा एल्गी। एल्गी कुछ ऐसा दिख रहा था, ये भी क्या था, सिंगल सेलुलर था, मतलब एक सेल से बना हुआ था। दूसरा चीज, ये ग्रीन के कलर दिख रहा था, क्योंकि इसमें क्या था, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था। आपको बताना है ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। मूवमेंट भी इसमें भी हो रहा था, लेकिन इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर था। देखिए इसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये मूवमेंट करवा रहा था यहाँ पे, और इसको फ्लैजेला बुलाया जाता है। देखिए ये जो हेयर के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको सीलिया बुलाया जाता है, और ये जो व्हिप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको फ्लैजेला बुलाया जाता है। तो एल्गी में फ्लैजेला और प्रोटोजोआ में सीलिया। आगे देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जिन्होंने सॉइल सस्पेंशन को स्टडी किया था, मतलब ग्रुप दूसरी बार जब स्टडी किया सॉइल सस्पेंशन को, उनको दिखा कौन सा, एक तरह का फंगी दिखा। फंगी का एक टाइप होता है ब्रेड मोल्ड, जो उनको दिखा। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, बेसिकली हम जो ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हैं और कुछ दिन के लिए अगर छोड़ देते हैं तो देखिएगा उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट आ जाता है। उसी डॉट को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, यही होता है ब्रेड मोल्ड, एक तरह का फंगी होता है। उनको ऐसा दिखा कि ये जो था ब्रांच फिलामेंट में था विदाउट क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं था, मतलब ये ग्रीन कलर नहीं था, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो ब्रांच्ड फिलामेंट के जैसा था। देखिए ये जो है ये कुछ हद तक एक अलग ये है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, सब ब्रांच है और एक फिलामेंट के शेप का है। ऊपर देखिए ऐसे गोल है, तो ये फिलामेंट के जैसा था, हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बोरा जैसा एक स्ट्रक्चर है। ऊपर देखिए ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोरी जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें पाया जाता है, किसमें, ब्रेड मोल्ड में। नेक्स्ट उन्होंने देखा एक और टाइप का फंगी, इसका नाम नॉर्मली मोल्ड होता है। ब्रेड मोल्ड और मोल्ड में क्या अंतर है, तो ब्रेड मोल्ड वैसा मोल्ड होता है जो कि ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। कुछ दिन तक ब्रेड को छोड़ देंगे, 2-4 दिन तक सड़ने लगता है, उस पे वो पाया जाता है ब्रेड मोल्ड। तो इनको क्या दिखा, इसमें भी ब्रांच फिलामेंट दिखा। देखिए यहाँ से भी ब्रांच, यहाँ से 2-3 ब्रांच हो रहा है, विदाउट क्लोरोफिल। इसमें भी क्लोरोफिल नहीं था, हैविंग
ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन देखिए इसमें क्या था, सर्कल जैसा, सैक जैसा स्ट्रक्चर था, इसमें क्या है, ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा था इन लोगों को। नेक्स्ट इन लोगों को एल्गी दिखा। एल्गी क्या होता है, अरे इसको शैवाल बोला जाता है। ये जो होता है ना, जब देखिएगा जहाँ पानी कुछ दिन तक लगा रहता है, काई लग जाता है ग्रीन कलर का, उसी को एल्गी बुलाया जाता है। ये इनको दिखा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल का मतलब होता है जैसे फुटबॉल होता है ना, मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, फुटबॉल 3D स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर था। क्लोरोफिल प्रेजेंट था, यानी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, आप बताइए क्या एल्गी अपना खाना खुद से बना लेगा? बना लेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं ऑटो ऑटोट्रॉप, या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इन्हें दिखा था बैक्टीरिया, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही था, कॉमा के शेप का था। मतलब देखिए कुछ ऐसा गोल था, कुछ कॉमा के जैसा था, ऐसे लगता है कि नीचे कॉमा लगा दिया गया है। कुछ स्पाइरल था। स्पाइरल का मतलब ऐसे होता है, जो आप नोटबुक खरीद के लाते हैं ना, उसमें बाइंडिंग किया होता है, ऐसा कुछ हद तक था। रॉड शेप था, कुछ सीधा था, एकदम ऐसा सीधा। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, और अगर आप देखेंगे इसको जूम करके, यहाँ पे आपको छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसके बॉडी पे दिखेगा। डिड यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेन्स और समथिंग डिफरेंट? पूछा गया है कि अगर आप भी माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या आपको सेम मिला, सेम तरह का माइक्रो ऑर्गेन मिला, या फिर कुछ और भी अलग तरह का मिला? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, कॉपी में लिख के रखना है। एंड डिस्कस इन योर क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है। आगे लिखा हुआ है इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2.1 और 2.2 में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देख चुके हैं। दे आर एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एंड वी कैन सी देम विथ अ माइक्रोस्कोप, और हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अ डिवाइस दैट मैग्नीफाई देम टू 100 to 400 टाइम्स। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, अरे अभी आप नाम सुने हैं ना, क्या नाम है इसका, 100x जूम आ गया है। तो सेम वही चीज होता है यहाँ पे, 100x से लेके 400x तक जूम होता है माइक्रोस्कोप में। दो माइक्रोस्कोप्स आर स्मॉल, हालांकि माइक्रोस्कोप स्मॉल होते हैं साइज में, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है वायरस के बारे में? देखिए वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक और ए सेलुलर होता है। मैंने डिस्कस कर लिया है। ए सेलुलर क्या होता है आपके साथ, ए सेलुलर क्या होता है, देखिए ए का मतलब होता है नो, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। कोई भी सेल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो पूछिएगा सेल नहीं होता है तो कैसे जिंदा रहता है? देखिए होता क्या है, वायरस मल्टीप्लाई देम व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर आता है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन के अंदर अगर आ गया, तो ये क्या करेगा, ये तब लिविंग हो जाएगा। जब ये पर्सन के किसी पर्सन या फिर एनिमल के अंदर आ जाएगा तो ये लिविंग हो जाएगा, और तब ये पूरा पूरा कैरेक्टर दिखाएगा लिविंग थिंग का। दे इन्फेक्ट करेगा किसको, प्लांट को, एनिमल को, बैक्टीरिया सेल को, और भी बहुत सारा डिजीज कॉज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो वायरस होता है वो लिविंग तब होता है जब किसी, ये लिविंग बॉडी के अंदर होता है, जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर होगा तब ये लिविंग होगा, और जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होगा तब क्या होगा, ये नॉन लिविंग होगा। यानी कि पता ही नहीं चलता है कि वायरस क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, डिपेंड करता है कि अगर किसी एनिमल या प्लांट बॉडी के कांटेक्ट में है, उससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तब तक लिविंग है, नहीं मिल रहा है तो नॉन लिविंग है। हाउ आर वी कनेक्टेड टू द माइक्रोब्स? आखिर हम लोग माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड है? तो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेन्स इन अदर प्लेसेज? क्या हमें माइक्रो ऑर्गेन्स और भी प्लेस पे मिल सकता है क्या? लेट अस हैव अ डिस्कशन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन? कभी आपने एक लेमन को देखा है, टोमेटो या फिर ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम्स रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? क्या आपने कभी देखा है कि अगर किसी भी, जैसे मान ली ओनियन को, या फिर जिसको भी, ऑरेंज वगैरह को, या फिर किसी भी फूड को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, रोटिंग शुरू हो जाता है इसमें। इफ यस यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। अगर आपने ऐसा देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि इसके स्ट्रक्चर पे आपको कहीं ना कहीं पाउडर के जैसा सब्सटेंस दिखना शुरू हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोब्स का इन्फेक्शन इसमें फैल चुका है। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन आखिर बात आता है, माइक्रोब्स आखिर आया कहाँ से? हाउ डिड दे कम इन कांटेक्ट विद द फूड? वे लोग फूड के कांटेक्ट में आए कैसे?
दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर। यहाँ से इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जा सकता है, वाटर में, सॉइल में, एयर में, या फिर इवन इन सम फूड आइटम्स, यहाँ तक कि फूड आइटम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे है, यू कैन यूज अ फोल्डस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लीव्स। आप क्या कर सकते हैं, किसी मान लीजिए कोई लीफ है, कोई स्टेम है, कोई रूट है, या फिर और भी कोई अदर पार्ट है, तो अगर आपको उसको जूम करके देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है कि क्या वहां पे भी होता है या फिर उसका सेल कैसा होता है, तो आप एक माइक्रोस्कोप या फिर फोल्डस्कोप का यूज कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, जैसे प्लांट और एनिमल का अलग अलग सेल अलग अलग तरह का होता है, सेम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसमें से कुछ को तो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी पाया जा सकता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी होगा, बहुत ज्यादा गर्मी, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा, यहाँ तक कि वैसे जगह जहाँ पे एकदम माइनस में ये टेम्परेचर होगा, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग, स्नो कोल्ड जोन्स, एज वेल एज द मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है, कितना भी टफ कंडीशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं, सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। जैसे आपको पता होगा, एक ई कोलाई बैक्टीरिया करके होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और आपको बताना है कि आखिर इसका काम क्या होता है इंटेस्टाइन में, स्पेशली इन आवर गट्स। गट्स का मतलब वही जो फूड पाइप होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो पेट तक जो खाना जाता है जिस पाइप के थ्रू, वो होता है गट, एलिमेंट्री कैनल। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज इन एनिमल्स। और आपने लाइफ प्रोसेसेज इन एनिमल्स जो पढ़ा था क्लास 7 में, उसमें तो आपने पढ़ा ही है ये चीज, दैट आवर इंटेस्टाइन हैज मेनी बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप। ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी शेप अलग अलग तरह का हो सकता है, साइज हो सकता है अलग अलग तरह का, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे टेबल 2.1 और 2.2 में देखिए, आप लोगों को क्या ऑब्जर्व होगा, आप लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप अलग था, कुछ स्फेरिकल था, कुछ रॉड शेप का था, और कुछ इरेगुलर था। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। तो आखिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाया जाता है, तो आखिर वो हमारे डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, और हमारे लाइफ में भी क्या उसका कोई रोल हो सकता है। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द इन्वायरमेंट। आखिर वे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक डिस्कशन है दो लोगों के बीच में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, बट व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुराब्स। देखिए लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर अगर इस एप्पल को या फिर जो भी लेमन वगैरह को सड़ा देता है, तो पिकल्स यानी अचार या फिर मुरब्बा जो होता है, उसको क्यों नहीं सड़ा पाता है। मुरब्बा पेठा बोला जाता है बहुत जगह, हमारे यहाँ तो मुरब्बा ही बोला जाता है। ठीक है, यूपी में जाइएगा आगरा साइड में, तो आपको पेठा बोला जाता है इसी मुरब्बा को। तो आखिर उसको क्यों नहीं सड़ा पाता, उसको क्यों नहीं रोट कर पाता है। दिस इज बिकॉज यू एड मेनी स्पाइसेज, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत सारा स्पाइस, बहुत सारा मसाला, विद सॉल्ट और शुगर, उसमें सॉल्ट या शुगर भी उसमें रखते हैं, जो कि एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एक ऐसा चीज जो चीजों को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, बहुत दिनों तक रखने में हेल्प करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो देम। ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर शुगर या सॉल्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी नहीं फैलने देता है। सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। आगे आते हैं 2.4.1 में, की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। आखिर कौन से वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में एक बहुत ही की प्लेयर का रोल निभाते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। एक काम करते हैं ना, एक्टिविटी शुरू करते हैं 2.7, जहां पे हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। टेक एन एम्प्टी कंटेनर, सबसे पहले एक आपको खाली बर्तन लेना है और उसमें हाफ वे विथ गार्डन सॉइल, आधा उसको गार्डन सॉइल से भर लेना है। ऐड सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट, कुछ वेजिटेबल पील। वेजिटेबल पील का मतलब सब्जी का जो छिलका होता है, उस कंटेनर में रख लेना है। देयर आफ्टर, उसके बाद पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड। उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी का लेयर रख के आपको कहीं बगल में रख देना है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक के बाद, ऑब्जर्व द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस।
आप देखिए उसमें क्या चेंज आखिर आया है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर? क्या आपको उस बर्तन में कुछ अलग दिखा है क्या? You may find that peel of the fruits and vegetables have turned into a dark colored material. This is a manure. आपको दिखेगा कि वो जो आप पील ऑफ फ्रूट रखे थे, मतलब फल का छिलका जो रखे थे या फिर वेजिटेबल का छिलका जो रखे थे, वो एक डार्क कलर का सब्सटेंस में चेंज हो गया है, डार्क कलर का मटेरियल में चेंज हो गया है। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैन्योर्स। ध्यान रखिएगा, मैन्योर जो होता है वो रिच होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो मैन्योर क्या करता है? हेल्प्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये एक तरह से जो हम खाद छींटते हैं ना खेत में, वैसे ही मैन्योर भी होता है, लेकिन ये वेजिटेबल पील वगैरह से होता है, बना होता है, जो कि सॉइल को इनरिच करता है। बट हाउ डिड द पील ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर? लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है ना, क्योंकि क्यूरियोसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि आखिर वो चेंज हुआ तो हुआ कैसे? आखिर हुआ तो हुआ कैसे? इन एक्टिविटी 2.6 में आपने देखा है कि सॉइल में क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे फंगी, बैक्टीरिया, जो कि एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट, जो कि प्लांट वेस्ट जो हम रखे हुए थे उस पे एक्ट करता है एंड स्लोली ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। और धीरे धीरे वो जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में ब्रेक डाउन कर दिया। यू मे हैव सीन gardeners in our school or in a field near your स्कूल collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits। कभी आपने देखा होगा जो बागवानी में काम करते हैं माली वगैरह लोग, वो लोग क्या करते हैं? एक गड्ढा यहाँ से खोद के उसमें क्या करते हैं, जितना भी अगल बगल से जितना भी लीफ वगैरह गिरा होता है प्लांट का, जो जो भी लीफ बाद में गिर जाता है ड्राई ऑफ होके, उसको एक जगह रख के और उसके ऊपर वो लोग मिट्टी रख देते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस? क्या आपको अभी समझ में आया वो लोग क्यों करते हैं? इट इज टू मेक द नेचुरल मैन्योर। बस यही चीज होता है कि पैसा कम लगे और नेचुरल मैन्योर मिल जाए, जिससे हमारा जो प्लांट हो उसको ग्रो करे तो उसको क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारा कुछ क्या है? वैज्ञानिक धरोहर है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, पार्टिकुलरली द वेदाज, जो पुराने जमाने का जो इंडियन टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए पार्टिकुलरली अगर बात कर ले तो वेद के बारे में जो 4 वेद होते हैं, हैव रेफरेंस ऑफ द वर्ड क्रीनी। उनमें क्रीनी नाम का एक वर्ड मिलता है जिसका मतलब होता है डिफरेंट टीनी एंटिटी इंक्लूडिंग दृश्य विजिबल एंड अदृश्य इनविजिबल। वेद में अगर बात करें तो वेद में एक वर्ड लिखा गया है, वो वर्ड क्या है? क्रीनी। क्रीनी का मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स, बहुत ही छोटा छोटा चीज, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो दृश्य में डिवाइड किया गया है, अब इसको हिंदी में लिखना ज्यादा सही रहेगा। दृश्य में डिवाइड किया गया है। दृश्य का मतलब वैसा चीज जो कि विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं। और एक अदृश्य में डिवाइड किया गया है। अदृश्य का मतलब वैसा चीज जो कि आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब उस समय का साइंस सोचिए कितना डेवलप था, जो कि हमारे वेद में इसके बारे में डिस्कवर किया गया था, इसके बारे में लिखा गया है। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट, यहाँ तक कि उसका बेनिफिट और हार्म भी लिखा हुआ है उस बुक में। जैसे अथर्ववेदा में भी आपको ये क्रीमी नाम का जो वर्ड है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग कितना डेवलप कर लिए हैं। हम लोग बोलते हैं इतना डेवलप हो गए। सोचिए उस समय का लोग कितना डेवलप था। और अगर आपको लगता है कि इंडिया का लोग, तो इंडिया का लोग उस समय डेवलप था। हाँ, आज जो भी जितना भी ये सब हो चुका है, जो भी है, लोग को हम लोग इंग्लिश से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि पूरा इंग्लिश ही पढ़ना है। लेकिन अगर उस समय का बात करिएगा ना, उस समय बहुत ज्यादा हमारा समाज डेवलप था। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, अगर आप अपने चारों तरफ केयरफुली देखेंगे, यू माइट से डिकेइंग प्लांट, आपको डिकेइंग प्लांट दिख सकते हैं, सड़ते गलते पौधे दिख सकते हैं, फॉलन लीव्स दिख सकते हैं, मतलब गिरा हुआ पत्ते दिख सकते हैं, स्टोर्ड इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन, या तो वो कंटेनर में किसी स्टोर्ड होगा या फिर वैसे ही गार्डन में पड़ा होगा। डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स एंड टर्न देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या करता है? एनर्जी रिच या फिर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसको नाम मैन्योर्स होता है। these न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल, और ये न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है? फिर से सॉइल में चला जाता है और हेल्प करता है प्लांट को ग्रो बेटर, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आल्सो डिकम्पोज
बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, यहाँ तक कि डेड एनिमल का बॉडी को भी डिकम्पोज करने में, सड़ाने गलाने में हेल्प करता है। अगर नहीं सड़ेगा तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा जिंदगी भर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जो बॉडी होगा धीरे धीरे वेस्ट बनते जाएगा। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट। हम ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रोब्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, माइक्रोब हेल्प करता है वेस्ट को रिसाइकल करने में एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द मैन्योर और नेचर, और उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी नेचर को लौटाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे दिया हुआ है। मैन्योर फॉर्मेशन ओकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। ध्यान रखिएगा, मैन्योर के फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि हर समय हो जाएगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर। अच्छा, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, बहुत ही मॉडिफाइड वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब मैं बीएससी में गया था उस समय मैंने ये वर्ड पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम का एक ये बुक आता था बीएससी में, मैथ्स में, और उस समय ऑप्टिमल का मतलब पूरा कंप्लीटली समझ में आया था। ऑप्टिमल का मतलब होता है न बहुत ज्यादा न बहुत कम, मतलब एक सही एक्यूरेट होना चाहिए जो किसी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो। और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल, एप्रोप्रिएट का मतलब सही मॉइस्चर लेवल होना चाहिए, वाटर कंटेंट सही अमाउंट में होना चाहिए। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज? By now, you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganism। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, that play an important role in our life, जो हमारे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड guess what? These helpful bacteria can also decompose animal waste like dung। और यहाँ तक कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनिमल वेस्ट जैसे डंग, मतलब गाय का जो गोबर वगैरह होता है, उसको भी कहीं ना कहीं डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 2.7, एक्टिविटी 2.7 से वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट, हम ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, बट ऑल्सो क्लीन आवर एनवायरनमेंट बाई ब्रेकिंग डाउन वेस्ट, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है वेस्ट को ब्रेक डाउन करके। और कितना बाकी है, अरे बाप रे बहुत सारा बाकी है, वह बेकार। चलिए यहाँ तक बाकी है ना, हाँ 1 2 3 4 ये 5। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन, अच्छा यहीं तक ना, हाँ सही है सही। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन, अब सोचिए क्या होगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होता। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, ध्यान रखिएगा माइक्रोब्स एक बायोगैस का भी सोर्स है। बायोगैस क्या होता है, तो आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, आपने एलएनजी का नाम सुना होगा। सर सुना तो नहीं है, ये एलपीजी तो सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कार वगैरह में यूज होता है, और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक होता है यहाँ से पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी भी होता है, पाइप नेचुरल गैस जो पाइप के थ्रू आता है, दिल्ली वगैरह में सप्लाई होता है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि वैसे ही होता है बायोगैस, जो कि बायोगैस क्या होता है, लिविंग थिंग से बनता है। कैसे, देख लीजिए, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं वो लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होता है। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। कुछ के पास ऐसे एबिलिटी होता है कि वो क्या करते हैं, जितना भी प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है जो इन्वायरमेंट या फिर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना चालू करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, उस समय ये मिक्सचर ऑफ गैसेज रिलीज करते हैं कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और एक हाई प्रोपोर्शन में बाकी सब गैस भी होता है। वो गैस का नाम क्या होता है, मीथेन होता है। दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन रन व्हीकल्स। ध्यान रखिएगा, ये मीथेन गैस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका हम यूज कर लेते हैं फ्यूल के रूप में, फ्यूल सोर्स के रूप में, उसके बाद कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इस सब में इसका यूज आता है। यानी उस समय जो गैस रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और उसी का नाम होता है बायोगैस। बी अ साइंटिस्ट। चलिए अब आपको साइंटिस्ट बनना है, तैयार हैं? चलिए बनाते हैं साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा, अगर आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम है, चक्रवर्ती अगर आ गया टाइटल में तो समझ जाइए कि ये कहाँ से होंगे, शायद बंगाल से होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बर्थ 1938,
डेथ 2020 वाज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया का स्टडी, यही नहीं थे, सिर्फ यही नहीं थे बैक्टीरिया स्टडी करने वाले, और भी थे, मतलब इन्होंने बैक्टीरिया को भी स्टडी किया था, इन्होंने भी किया था। इन 1971 में उन्होंने डेवलप किया था एक स्पेशल बैक्टीरियम जो कि दैट कुड ब्रेक डाउन वायल स्पिल्स, जो कि वायल स्पिल्स को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। वायल स्पिल्स का मतलब जो वायल वगैरह होता है ना, उसका जो छोटा-छोटा ऐसे ये होता है जो वाटर में चला जाता है, उसको भी ब्रेक डाउन करके वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता था। उनका जो डिस्कवरी था ना, वो रिसीव्ड अ पेटेंट, उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया 1980 में। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ डिस्कवर किया तो आपने अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवा लिया, कॉपीराइट समझते हैं ना, वही कॉपीराइट अपने नाम पे करवा लिए, उसी को बुलाता है पेटेंट करवाना। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट होता है गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। अगर आप लोग भी फ्यूचर साइंटिस्ट बनिएगा, आप लोग को रास्ता बताया जा रहा है, समझने का ट्राई करिए। आप लोग भी अगर कुछ डिस्कवर करिएगा ना, पेटेंट करवा लीजिएगा। क्यों? ताकि आपका कोई भी चीज जो आप डिस्कवर किए हैं उसको ना तो दूसरा कोई सेल कर पाए, ना तो उसको यूज कर पाए। हाँ, अगर वो यूज कर रहा है तो आपके परमिशन से यूज करेगा। His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problem like pollution। उनका जो वर्क था वो दिखाया कि आखिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जैसे पॉल्यूशन है, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। उनको याद किया जाता है कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने योगदान के लिए, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। What are the other problems which you can think can be solved with the help of microorganism? क्योंकि आपको ज्यादा सोचना है तो आप सोच के बताइए ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं, आप भी सोल्व कर सकते हैं। कौन सा ऐसा चीज है? हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन? आगे हमें पढ़ना है कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने तरह के होते हैं तो आखिर किचन में हमें कैसे हेल्प करते हैं, वो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है।